हमारे पूर्वजों ने आँख को पैदा करने के लिए कितनी मशक्कत की होगी, पत्थरों को बार बार रगड़ कर। और अब देखिए कितना आसान है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इस कागज को जला रहा हूं। इस कागज के जलने के बाद इसकी सारी ऊर्जा, सारी ऊष्मा बाहर निकल जाती है, कुछ नहीं बचता है केवल कालिक, कार्बन। लेकिन अभी भी हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो कार्बन है उसमें भी छोटे छोटे परमाणु हैं, उनमें नाभिक है और उस नाभिक में अपार एनर्जी है। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार E=mc² समीकरण दिया और हमें ये बताया कि परमाणु के नाभिक में, या यूं कहें किसी भी पदार्थ में, अपार एनर्जी होती है। 1933 में लियो जिलार्ड नाम के एक युवा के मन में ये पहली बार विचार आया कि यदि हम इस परमाणु को तोड़ दें तो उससे निकलने वाली अपार एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और उसे काम में लिया जा सकता है। और 1938 में जॉन ऑटोन ने पहली बार परमाणु को तोड़ा और छोटे छोटे दिखने वाले कणों की अपार एनर्जी की ताकत से हमको अवगत करवाया। मित्रों, ये सारा घटनाक्रम है 19वीं शताब्दी का। लेकिन 6ठी शताब्दी में महर्षि कणाद ने पहले ही इसकी संकल्पना को जन्म दे दिया था। उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्होंने उसे नाम दिया परम अणु। तो हमारे प्राचीन विज्ञान में बहुत सारी बातें हैं, उन्हें कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। ऐसा ही कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पुस्तक है वृक्षायुर्वेद। उस वृक्षायुर्वेद में कुछ पौधों की आकार, आकृति, बनावट और उनकी दिशा का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके आधार पर यह बताया गया है कि भूमिगत जल कहाँ हो सकता है। तो हमारी भारत सरकार ने 1998 में वैज्ञानिकों के एक दल को बनाकर इस पर अन्वेषण किया कि क्या ये बात सही है। तो उन्होंने पाया कि वृक्षायुर्वेद में जो लिखा है, उन वृक्षों के आसपास उन्होंने बोरिंग करी तो ये पाया कि 95% जगहों पर भूजल उपलब्ध हो। तो मित्रों, समय है वर्तमान में कसौटी पर खरा उतारने का, हमारे प्राचीन विज्ञान का। हम खोजें हमारी जड़ों को, निश्चित ही प्रमाण मिलेगा।